हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेकंड क्लास एग्रीकल्चर GS3 यूपीएससी। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था लैंड रिफॉर्म से संबंधित कुछ टॉपिक्स हमने देखे थे। अभी हम लोग और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि देखिए GS3 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, हमने जानते हैं उसमें एग्रीकल्चर एक सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 सवाल ऑलमोस्ट आ सकते हैं। उसके अलावा आपके इन्वायरमेंट एंड डीएमओ से भी ऑलमोस्ट आप 3 रख के चलिए, और उसके अलावा फिर इंटरनल सिक्योरिटी उसमें भी आप 3 मान सकते हैं। तो 9-10 सवाल तो आपके जो ब्रॉडली इन सबसे पूछे जाएंगे। फिर एक हो गया आपका बजट, इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी, हंगर, इन सारी चीज़ों से 2-3 सवाल उनसे लगा लीजिए, तो आपके 12-13 सवाल इधर निकल गए। फिर कुछ आपके प्रश्न फिर इंडस्ट्री वगैरह से वो आ सकते हैं। साइंस से 2-3 लगा लगा लीजिए, साइंस के, और एक दो मिसलेनियस। तो कुल मिला के इस तरह से आपका ये पूरा ब्रेकअप रहेगा। सो एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको लिमिट कर सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट स्टिल आई विल ट्राई टू कीप दैट शॉर्ट, और जो रिपीट टॉपिक्स होंगे उनको हम स्किप भी करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उन्हें हम स्किप भी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसको मैं एग्रीकल्चर में मान के चल रहा हूँ। तो एक स्कीम है मेगा फूड पार्क की स्कीम, उसके बाद हम लोग देखते हैं चैलेंजेस। तो बेसिकली ये जो प्रश्न है उसमें सिग्निफिकेंस बताना है और एसोसिएटेड चैलेंजेस बताने हैं मेगा फूड पार्क MFP स्कीम के। तो देखिए क्या है, 2008 में आया मेगा फूड पार्क स्कीम, ठीक है, इंटीग्रेटेड। ये सब जो कीवर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप कभी मत मिस कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू टू व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इन एग्रीकल्चर, लाइक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट विद अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो हब एंड स्पोक मॉडल हम लोग सब समझते हैं कैसा है। ये हब एंड स्पोक समथिंग लाइक दिस होता है, और उसमें क्या होता है, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, और प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग। जैसे ये मान लेते हैं कि ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ये हो गया आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, ये हो गया आपके कलेक्शन सेंटर। तो जो भी हैं यहाँ पे लोकल विलेजर्स हैं, यहाँ पे अपना जाके कलेक्शन सेंटर में दिए, कलेक्शन सेंटर से प्राइमरी प्रोसेसिंग में आए, और वहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग में। तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वैल्यू चेन है, फार्म टू मार्केट, ये पूरा आप बता देंगे तो उसे क्लियर हो जाएगा, आपको पता है। और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत ही चलने लगा है। तो अभी यार इससे तो पूछे जाने की उम्मीद कम है, लेकिन आप इसको यूज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री अलग है, मॉफपी फाइनल अप्रूवल 38 मेगा फूड पार्क्स एंड इन 3 मेगा फूड पार्क्स इन द कंट्री। तो एक रफली आपको आइडिया भी होना चाहिए कि कितने मतलब अप्रूव्ड मेगा फूड पार्क्स हैं। तो 38 मतलब ये नहीं आपको कि रफली 5 4 आप नहीं बताएं किसी को, मतलब यू शुड नो कि इसका लगभग 2 डिजिट में है, तो 38 22 इस तरह का है, कुछ ऑपरेशनल है कुछ स्टेज में। तो उसका सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो सिग्निफिकेंस है वही हमारे मेगा फूड पार्क जो स्कीम है उसके ये सिग्निफिकेंस होगा। जैसे क्रिएशन ऑफ इंफ्रा हो गया, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेकेंडरी, जैसे हमने देखा था प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और कलेक्शन सेंटर, और सेकेंडरी में जो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिएट हो जाएगा। ये हम लोग ये जनरल तो जान ही रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग से क्या बेनिफिट है, फार्मर की इनकम बढ़ती है, सारी चीज़ें। बट स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो MFP स्कीम से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का बिल्ड होगा ताकि पूरे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब भी सेंट्रल प्रोसेसिंग में जो सेंटर्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है, ठीक है, विद द फूड प्रोसेसिंग एट द कोर सपोर्टेड बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो हमने कल लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट लास्ट क्लास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है कोई, तो बैकवर्ड क्या है, जो FPI को मतलब कि यहाँ पे बैकवर्ड है, जैसे कि फार्म से लेके फूड प्रोसेसिंग तक क्या लिंकेज है, और वहाँ से लेके मार्केट तक क्या, ये हो गया फॉरवर्ड हो गया। ये हो गया बैकवर्ड। जैसे टाइम में पीछे जा रहे हैं तो बैकवर्ड है, और टाइम में आगे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड है। तो बेसिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस ये आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं यूज है, तो वी हैव टू यूज इट। दैट इज द इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन जो बनता है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल कि सप्लाई चेन, कोल्ड चेन में स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज है या साइंटिफिक स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित चीज़ें हैं, और तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही।
प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. Bring together farmer, processor, retailer, and link agriculture production to market to maximization of value addition, minimization of wastage, and improving farmer income. तो farmer income तो बढ़ना ही है. बेसिकली जो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मुझे नजर आ रही है वो है मिनिमाइज ऑफ वेस्टेज, क्योंकि हर जगह कलेक्शन सेंटर है. आप पूरे एक तरह से अब सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे वेस्टेज कम है और वैल्यू उसमें मैक्सिमाइज हो रही है. कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है, देन देयर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर. एंड देन दिस वैल्यू एडिशन, दिस बूस्ट वैल्यू एडिशन इनटू पेरिशेबल आइटम, मैंगो, बनाना, ये सारी चीज़ें हैं. मॉफ भी कर रही है. चैलेंजेस के प्रोसीजरल डिले, क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज. बेसिकली वन साइज फिट्स ऑल, मतलब क्या होता है वन साइज फिट्स ऑल, टॉप बॉटम आप कह सकते हैं, या क्लियरेंस वगैरह में टाइम लग रहा है. क्रेडिट अवेलेबिलिटी, द यूनिट एमपी कैन नॉट ओन लैंड, therefore they cannot use the land as collateral to take loan from the banks. And then the credit की बेसिकली समस्या है. डिलेज हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है. एम्बिशियस टारगेट है 31 टू मेक द पार्क ऑपरेशन टू टाइट. ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं. अभी तक सक्सेस भी नहीं हो पाया है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है. तो देखना है. तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हो गई, आप इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, फार्म टू मार्केट, क्लस्टर बोर्ड, हब एंड स्पोक मॉडल, ये सारी चीज़ें नहीं भूलेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमें ध्यान रखना. प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, वेस्टेज घट रहा है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, लेकिन डिलेज हैं, अप्रूवल्स में डिलेज हैं, क्रेडिट नहीं मिल रहा है. जो यूनिट्स जो होंगे मेगा फूड पार्क में, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होंगे या कलेक्शन सेंटर्स के यूनिट्स हैं, वो सारी चीज़ें, वो उनमें क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं है. अभी तक क्रेडिट मिलना मुश्किल हो रहा है. ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, स्किल्ड पर्सनल्स नहीं है, और टारगेट भी एम्बिशियस है 30 महीने पूरा करना. सो अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट लाइव स्टॉक सेक्टर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है इंडिया में, और मिल्क प्रोडक्शन वगैरह सबका भी डेटा. तो ये इसका, ये तो सबको सब लिखेंगे सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो डालने योग्य, ये आप जरूर ऐड कीजिएगा. 20th लाइव स्टॉक सेंसस. तो ये बताता है कि वर्ल्ड के हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में है, एंड लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी, 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये सारे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. 4.11% ऑफ जीडीपी, 25% ऑफ, ये भी एक सेकंड फिगर. मैं सब कुछ तो नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ आप याद रखेंगे, बट एटलीस्ट ये बता देंगे. एग्रीकल्चर जीडीपी का एक रफली आप समझ के रखिए. लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री, ये 1/4 एग्रीकल्चर जीडीपी का 25% है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है, और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा ये होता है. और लाइव स्टॉक सेक्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खासियत है, एक सामाजिक रूप से भी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है ग्रामीण महिलाओं के लिए. हमें पता है लाइव स्टॉक, जैसे कोई भी इमरजेंसी होती है, बच्चे की शादी होती है या कोई बीमारी होती है, तो लाइव स्टॉक को दे कैन सेल इट, वी ऑल नो दैट. और उसके अलावा एक जैसे क्रॉप फेलियर वगैरह की स्थिति में भी लाइव स्टॉक होने से बेनिफिट होता है. एंड इट प्रोवाइड्स नॉट जस्ट लाइक फूड सिक्योरिटी बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो ये सारे सिग्निफिकेंस तो हमें पता ही है, बट मेनली जो प्रश्न इसमें है इम्पेडिमेंट्स. तो इम्पेडिमेंट्स देखिए, प्रोडक्टिविटी कम है. हम लोग हमेशा जानते हैं, जैसे अगर फूड ग्रेन्स की भी समस्या बताएं, या तो लाइव स्टॉक में भी, तो जैसे चाइना से कंपेयर करें या अन्य कंट्रीज से, तो ये इंडिजिनस ब्रीड की प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो है. जो डिजीजेज है, कौन कौन से डिजीज हम पता है, जैसे एफएमडी है, ब्रूसिलोसिस है, बीच में लंपी वायरस आया था, स्वाइन फीवर है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. वेट वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वैक्सीन, कोल्ड स्टोरेज, एक्सटेंशन सर्विसेज, क्रेडिट नहीं है. और मेनली ये जो बात है इनफॉर्मल है. फीड फॉर्डर है, 5% ऑफ द क्रॉप एरिया यूटिलाइज टू ग्रो फॉर्डर, यानी एरिया अंडर परमानेंट पास्चर इज 3.2. तो ये देखिए लैंड यूज पैटर्न का जो डेटा है, अगर आपको याद रहेगा तो आप हर जगह यूज कर पाएंगे. एटलीस्ट 3-4 जगह तो स्कोप मिल ही जाएगा, बट यहाँ के लिए हम याद कर लेते हैं 3.3% जो है ग्रासलैंड्स हैं, पास्चर्स हैं. तो जो वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा आबादी है, समथिंग अराउंड 535 मिलियन हमने कहीं देखा था. तो अगर 500 मिलियन आबादी अगर हमारे पशुओं की है, तो फिर उनके लिए हमें पास्चर्स भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए 3.3% है. और 5% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया, 3%, 23% वो हो जाएगा एरिया उसमें डिमार्केटेड है. 5% ऑफ द क्रॉप एरिया ये है आपके फॉर्डर ग्रोथ. तो इसलिए फॉर्डर की शॉर्टेज भी है, इंक्लूसिविटी नहीं है. Unconventional sources of milk such as camel, yak still fail to be included comprehensively within policies and programs. तो हम लोग काउ मिल्क को ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देते हैं, और
गोट मिल्क है, कैमल मिल्क है, ये सब उसमें अभी पॉपुलर क्यूजीन में नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, अनफेवरेबल फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी नॉर्म्स फॉर इंडिया, हिंडर्स पोटेंशियल। जैसे हम लोग देखते हैं नॉन टैरिफ बैरियर लाइक सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से भी इम्पैक्ट पड़ा है, और बाकी जो डाइवर्सिटी नहीं है अभी तक, जो कैमल या किन लोगों को मिल्क नहीं पॉपुलर है, पॉपुलर डिमांड में मेन स्ट्रीम नहीं हुए हैं। फीड एंड फॉडर जो है उसमें अभी शॉर्टेज है, कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इंस्टीट्यूशंस की कमी है, कोल्ड स्टोरेज, वैक्सीन, मेडिसिन, डिजीजेज हैं, इन इनफॉर्मल है, प्रोडक्टिविटी कम है, ये सारी समस्याएं हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर की। तो उसके लिए हमें क्या क्या हमें करना है और क्या किया जा रहा है, तो वो हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ लिंकेजेस बिटवीन प्रोडक्शन मार्केट, कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये तो देखिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे एग्रीकल्चर में भी हम लोग देखते हैं, अगर फार्म और मार्केट को कनेक्ट करें समहाउ विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स ऑफ कोर्स, तो उससे कहीं ना कहीं जो फार्मर्स की इनकम जरूर बढ़ेगी। तो उसी प्रकार यही है कि अगर आप प्रोडक्शन सेंटर्स और मार्केट को लिंक करते समहाउ, एफपीओ हो गया या कोऑपरेटिव्स हो गए या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समथिंग लाइक दैट, तो लिंकेजेस इज द कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लाइवस्टॉक फार्म ऑटोमेशन सिस्टम है, और उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सारी चीज़ें हैं। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक, अभी हमने देखा था वेटनरी की समस्या है, तो मोबाइल रहेगा तो ज़्यादा लोग ज़्यादा एरिया कवर हो पाएगा। वेटनरी कॉलेज इंस्टीट्यूशन, और फिर ये है वन स्टॉप सेंटर है। उसके अलावा हमने देखा था कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल योजना है, इंडिजिनस इंडिजिनस ब्रीड वाले जो बात थी कि इंडिजिनस और इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, इंडिजिनस को। और उसके अलावा पशु का जो पशु आधार योजना है, और एफएमडी, ये जो होता है फूड एंड माउथ डिजीज, ब्रूसिलोसिस, ये सब डिजीज के विरुद्ध कौन सी स्कीम चल रही है, हमने पहले भी देखा था। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। क्या किया जा रहा है, बेसिकली समस्याएं क्या है और क्या किया जा रहा है, ये प्रश्न था। ज़्यादा इसमें एनर्जी नहीं लगाना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग देख चुके हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं। नाउ देयर इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हम ये एक बहुत ऐसा प्रश्न है, आते रहता है, लेकिन फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल ऑलमोस्ट पूछ ही लेते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, तो उसको एक काफी हॉलिस्टिक डेफिनेशन देंगे। स्टार्ट विद द डिसीजन टू प्रोड्यूस, कि पहले क्या कौन सा क्रॉप करना है, कौन सा मेथड होगा, क्या होगा, कहाँ सेल करेंगे, ये सारी सारी चीज़ें। अल्टीमेटली पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, असेंबली, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो आपके डिसीजन से स्टार्ट होकर अल्टीमेटली जो सुपर मार्केट तक पहुंच रहा है, शॉप तक, रिटेल शॉप तक पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूट होके। तो ये सारे टेक्निकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन, किस तरह का इरिगेशन यूज होगा, किस तरह का सीड्स यूज होंगे, ये सारे चीज़ें एक बहुत ब्रॉड टर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इट्स नॉट जस्ट जैसे हम समझते हैं कि बहुत लोग कोई समझ सकते हैं कि सिर्फ उसके सप्लाई चेन या उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल से संबंधित मार्केटिंग है, नहीं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, वो डिसीजन। और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है सेलेबल। अगर वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, अगर उसे हम लोग कोई इकोनॉमिक वैल्यू इस तरह से नहीं लेना चाह रहे हैं, तो शायद वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ना आए। लेकिन अगर हम लोग उसको सेल करके एक सेलेबल फार्म कम्युनिटी की तरह हम चीज़ों को ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जरूर आएगा। तो इश्यूज क्या है, इंस्टीट्यूशनल है, ओनिंग अ शॉप, गोडाउन फॉर गेटिंग लाइसेंस एज अ कमीशन एजेंट, ट्रेडर। तो एंट्री बैरियर है एपीएमसी में न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मार्केट चार्जेस हैं, ठीक है, मार्केट फीस है, और सिर्फ स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग मैकेनिज्म नहीं है। मेनली देखिए, अगर सिंपली हम लोग देखें तो कार्टेलाइजेशन की समस्या है, प्लस जो एपीएमसी कमिटीज अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही, उनके दो रोल हैं, एक रेगुलेशन, एक डेवलपमेंट, दोनों एक ही बॉडी में, एक ही कमिटी में वेस्टेड है, जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके जो मार्केट चार्जेस हैं, इससे काफ़ी समस्याएं आती हैं उसमें। फिर डिमांड सिग्नल, या क्या प्रोड्यूस करना है, कितना डिमांड सिग्नल, क्या रेट मिलेगा, ये उन्हें नहीं पता चल पाता है। सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, जैसे वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें।
नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जैसे कि इसमें क्या है, ऑप्शन प्लेटफॉर्म कम जगह पे है, ड्राइंग यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि आप ये इमेजिन कीजिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो सकती है, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और current information dissemination system, local newspaper information only on the major commodities far away from farmer locations is not available in local languages। जो सूचना भी मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, समस्याएं हैं। मॉडल एपीएमसी एक्ट है, फिर उसके जो फार्म एक्ट्स आ रहे थे उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। और कंज्यूमर फार्मर मार्केट डायरेक्ट सेल बाय प्रोड्यूसर, एग मार्क नेट, G2C ई गवर्नेंस पोर्टल है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, समथिंग लाइक दैट। मीट अ वेरी स्टेक होल्डर, फार्मर, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ये क्या है बेसिकली, वो कलेक्शन सेंटर्स हैं, रूरल हार्ट है, वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट समथिंग लाइक दैट है। और ये मार्केट में अपने जो किसान है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो ग्राम से आप याद रखिएगा, लिख सकते हैं। किसान रेल है, एफपीओज है, ठीक, ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये हम देख चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन फार्मर्स। अब इसमें क्या क्या है, तो कुछ जो यूनिक है वो हम लोग देख लेंगे, बाकी बेसिक तो सबको पता है क्या है, जैसे सेंसर्स है, और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, ई एन NWR है, ई नैम है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। बट कुछ जो यूनिक, जैसे बिग डेटा यहाँ पे पहले तो मोबाइल इमेजिंग, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन पेट्रोलिंग, जीपीएस, RFID, बेटर प्लानिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली जब मैक्रो लेवल पे जाएंगे तो प्लानिंग है, लैंड यूज प्लानिंग करे, वाटर यूज प्लानिंग करे, तो बिग डेटा AI का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे सूचना है, DD किसान है, या इस तरह से कोई भी, अगर हम लोग वेदर से रिलेटेड, वेदर फॉरकास्ट है, EWS है, इंद्रव्रज एक ऐप है जिसमें पता चल जाता है कि कब लाइटनिंग वगैरह हो रहा है, या कोई भी चीज़ें जैसे आंधी आने वाली है, बारिश है, या ये सारी इन्फॉर्मेशन किसानों को उपलब्ध हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं। और भी कुछ है, एकमार्क नेट, किसान सुविधा ऐप है, भुवन है, DBT, जैसे आप ये भी देखिए ना, PM किसान में, ये भी तो एक जो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो किसान में 6,000 पर ईयर की राशि भेजी जा रही है, वो भी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ही है। ई नाम हमने देखे, यूनाइटेड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म है, ये सारे हमें चीज़ें पता है। और बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह में भी काफ़ी इसका उपयोग है। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंस हमें पता है। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे, वो हम लोग अलग से देख लेंगे। पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू वाटर प्रोडक्टिविटी, ये प्रश्न भी हमारा ऑलमोस्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो वाटर प्रोडक्टिविटी क्या है, वाटर की इफिशियंसी। लैंड प्रोडक्टिविटी क्या है, क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से अपने प्रोडक्टिविटी को बता दिया, वाटर प्रोडक्टिविटी भी क्या है, लैंड प्रोडक्टिविटी भी क्या, आपने बता दिया। कुछ इसमें फिगर दे देते हैं, इंडियन फार्मर्स टेक 2 to 4 times मोर वाटर देन चाइनीज काउंटर पार्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेम क्रॉप। तो दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक तो वाटर इफिशियंसी के बारे में, चाइना के कंपेरिजन में 2 से 4 गुना अधिक पानी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा वाटर एक्सपोर्ट कैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को सरकार पावर सब्सिडी दे रही है और पंप करके ले रहे हैं हम लोग पानी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें दिख रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। उसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन है, तो उसका रिपोर्ट हमें पता है शायद 22% क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगरी में आते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेटा, बट शायद यही है 22%। तो ये सब डेटा के साथ हम लोग शुरुआत करके बता सकते हैं कि समस्या क्या है। अब देखिए, एक और भी ये भी डेटा देता है, 4% ऑफ रिसोर्सेज और 18% पॉपुलेशन, ये पे नॉर्मली देख लिया हमने। 18% आबादी आज के दिन 142 मिलियन, 142 1.42 बिलियन की आबादी है, और वाटर रिसोर्सेज कम है हमारे, 4% ही है, और पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो अब इसमें इश्यूज क्या हैं,
इनकम लॉस है, फार्मर whose well have dried up on 25% lower than those with access to irrigation। तो एक डेटा है जिनके पास इरिगेशन, ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और अर्निंग ज़्यादा होगी। जीडीपी लॉस है 6% ऑफ जीडीपी लॉस ड्यू टू वाटर क्राइसिस। ये एक नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसको आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। 6% इंडिया की जीडीपी है वो उसको लॉस होगा ड्यू टू वाटर क्राइसिस। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, अनइरिगेटेड लैंड 60% मोर वैल्यूएबल टू क्लाइमेट चेंज। प्रोडक्टिविटी लॉस, स्पिल ओवर इफेक्ट, एग्रीकल्चर पॉपुलिज्म और डेथ ऑफ फूड, हंगर, मालनरिशमेंट, ये सारी चीज़ें और एचडीआई वगैरह के इंडिकेटर में नीचे जाएगा। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल फ्यूचर रेडी करना है तो क्या होगा, अभी हमें लैंड प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करना है कि एक एरिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट हो, रैदर देन दैट हमें वाटर प्रोडक्टिविटी की भी बात करनी होगी, यानी कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। तो उसमें सबसे देखिए एक पहली बात तो हम लोग उसमें बताएंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप या माइक्रो इरिगेशन की बात होती है। तो उसमें देखिए ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, ये हमें पता है। प्रेसिजन एग्रीकल्चर भी हमें बोलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज कर लीजिए, जैसे कि फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर वगैरह भी रूट्स में चला जाता है। बहुत सारे बेनिफिट है माइक्रो इरिगेशन के, वो सब हम लोग जानते ही हैं। बट वाटर जो प्रोडक्टिविटी की बात है तो उसके लिए तो बहुत बेहतर है। वाटर वेस्टेज बचाना है हमें, ऑटो कट ऑफ सेंसर का भी एक अच्छा एग्जांपल। ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन रिलेटेड वाटर लॉस would come down, increase water efficiency, decreasing power bill for water extraction। ठीक है। वाटर यूटिलिटी फॉर अदर यूजेज, एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक, 90% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। रेगुलेटिंग दिस कैन कॉज जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ क्रॉप्स। जैसे आप बेसिकली क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कीजिए, जिस जगह पे वाटर बहुत सरप्लस में है वहां पर रेस्ट कीजिए, वाटर डेफिसिट में वहां पे कोर्स ग्रेन या जो ऐसे क्रॉप जो वाटर ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो कीजिए। बेसिकली आप जोनिंग कर दीजिए पूरे कंट्री का, जिस जोन के लिए जो क्रॉप सस्टेनेबल है इन्वायरमेंटली वही कीजिए, rather than कि आप एमएसपी से अपने क्रॉप्स डिसाइड करें। अन्य फैक्टर से हमें ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन है, जैसे हम ये देख रहे हैं जो हार्ड और मॉडर्न फॉग कैचर, ग्रे वाटर यूजेज, वाटर साइकिलिंग। आईसीटी का प्रयोग कीजिए, ऑप्टिमाइज वाटर प्रेसिजन एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस, आईओटी वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉर ड्रॉप मोड को, तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग लिख सकते हैं। डेटा वगैरह कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें, वो सारा याद रखना है। नीति आयोग का डेटा मुझे अच्छा लगा, 6% जीडीपी होगा, और हमने पता है कि 22% जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का बोलता है 22% ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल हैं, और 4% पॉपुलेशन है, और 18% पॉपुलेशन ओनली 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। ये सारा डेटा लिख के हम लोग बेहतर तरीके से आंसर बता पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर, जिसका हमें ध्यान देना है। तो हॉर्टिकल्चर के कुछ चैलेंजेस हैं, उसको हमें बताना। पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है तो हम जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर, हर्ब, एक्सोटिक प्लांट, तो ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर है। मतलब सिर्फ फ्लावर हॉर्टिकल्चर से कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ्लावर्स होगा, नहीं, फ्रूट्स भी हैं उसमें, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, हर्ब्स भी, एक्सोटिक प्लांट भी है। तो 17% ऑफ द 140 मिलियन एग्रीकल्चर लैंड। तो सोचिए जो भी एग्रीकल्चर में जो भी भूमि लैंड यूज हो रहा है उसका 17% वो हो रहा है इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए। 30% एग्रीकल्चरल जीडीपी है हॉर्टिकल्चर, और हम लोग जान रहे थे 25% क्या है, लाइव स्टॉक। तो ये सारे फिगर हैं, ये सारे अगर ध्यान रखेंगे तो बेहतर इंट्रोडक्शन वगैरह हो पाता है, बात बेहतर आर्गूमेंट्स हो पाते हैं। तो रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर कैसे है या सिग्निफिकेंस बात करें, रोल बात करें, तो रिन्यूमरेटिव एंड इनकम एक्सेलेटर, अशोक दलवाई कमेटी क्या है, डबलिंग फार्मर इनकम। तो अशोक दलवाई हम लोग जानते हैं सीधे डबलिंग फार्मर इनकम पे आ जाएंगे। लो इनपुट कॉस्ट है, हाई मार्केट वैल्यू है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, सीधी बात है। और बूस्ट टू एफपीआई, तो फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंजर, बनाना, मैंगो। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन से स्कीम, मेगा फूड पार्क वगैरह, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग उसको फूड को प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रूट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे बेनिफिट है, वैल्यू एडिशन जो हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेज, और किसानों का इनकम बढ़ रहा है। तो है एफपीआई के लिए भी बढ़िया है, इनकम के लिए बढ़िया है। ईजी फॉर स्किल्ड फार्मर, ईजी है मतलब स्किलिंग वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
and it can tap into demographic need of the country, large number of unskilled and semi-skilled people looking to move out of agriculture. Poverty elevation में भी रोल है. High production. Fruit and vegetable 306 million ton has overtaken the production of food grain in the country. This indicates the increasing economic importance of horticulture to the growth of agriculture sector in India. High value export. The share of export from the horticulture crop is higher than the earning from export of food grains. ठीक है. इश्यूज की एग्रीकल्चर पॉलिसी तो वही हो गया, एमएसपी हो जाता है, राइस वीट बायस, सारा आप सब्सिडी दे देते हैं, वाटर सब्सिडी दे देते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे देते हैं, बट आप बाकी सारी चीज़ें मतलब पोलिटिसाइज हो चुका है सारा. हम लोग जानते हैं क्या है एमएसपी रिजिम. फिर इन्हें एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसके कोल्ड चेन पे डिपेंड करेगा. फ्रूट एंड वेजिटेबल पेरिशेबल गुड्स है, चावल की तरह नहीं है कि अगर आप उनको बोरे में रख दे तो 2-4 महीने कोई इशू नहीं है. तो एक कोल्ड चेन वगैरह की समस्या होती है. इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई सही होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली सप्लाई चेन बेहतर चाहिए, और वेस्टेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी जैसे इरेडिएशन मशीन वगैरह चाहिए होगा तो बूस्ट द शेल्फ लाइफ, दिस इज मिसिंग. तो ये एक यूनिक पॉइंट है, आपको लिखना पड़ेगा. इरेडिएशन वगैरह की टेक्नोलॉजी है वो नहीं है. हाई प्राइस फ्लक्चुएशन है एज कंपेरिजन टू द फूड ग्रेन, जैसे कि वो सीजनल वेरिएशन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं हॉर्टिकल्चर में. तो एक उसको देखना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा पॉइंट 2 से. इनफैक्ट एडिक्वेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उतना प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई डिमांड तो देखिए आजकल प्रोडक्ट्स की सालों बनी रहती है. तो अगर डिमांड है, अगर सप्लाई भी मैच करता रहेगा तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा. और पुअर मार्केट इंटेलिजेंस है. फाइटोसैनिटरी कंडीशन के कारण एक्सपोर्ट पोटेंशियल होता है. हम लोग बात करते हैं फाइटोसैनिटरी स्कीम्स लाइक हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सारे 2 स्कीम्स तो बता ही देंगे. एक क्लस्टर में हो रहा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH. ठीक है. तो अभी हमने ये देख लिया है हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या चीज़ें हैं. और FPI हैज इमर्ज्ड द हाई ग्रोथ. PLI फॉर FPI है. इसमें देखिए कुछ नया चीज़ है तो देख लेंगे, अदरवाइज हम लोग बहुत बार देख चुके हैं FPI. तो देखिए इंडिया FPI 32% ऑफ द country's food market, 8% of the GV and manufacturing, 13% of export, but still process less than 10% of the exported output. नीति आयोग क्या कहता है? 30% produce on farm gate due to inadequate cold chain and processing infra. India loses 30% of the produce from farm gate. India loses. तो इसमें क्या है? अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ कुछ हमें पता है. कि PLI क्या है, उससे क्या होगा? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से. PLI FPI उससे क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ प्रोसेसिंग होगा, इमर्जेंस ऑफ इंडियन ब्रांड्स होगा, ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनेंगे, प्रमोट विजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट, रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, इनकम टू फार्मर्स, डबल फार्मर इनकम, अशोक दल, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं. किसान संपदा योजना वो हो गया. PLI FPI मेगा फूड पार्क, ये सारी बातें हम लोग लिख देंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में